बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। तबीयत अभी भी नासाज है, मगर आपका फीडबैक सर आंखों पर जो आप कंसर्न शो कर रहे हैं, प्लस ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं। दुआ करें कि जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए, मैं बहुत जल्दी रुबाई सेहत हो जाऊँ, ताकि फिर से तड़कीले भड़कीले अंदाज में आपसे मैं मुलाकात करने का सिलसिला जारी रखूं। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस नाउ। एंड द बिजनेस इज कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है इमरान खान साहब की उस मुलाकात का अहवाल, बल्कि एक्चुअली एक नहीं दो ऐसी मुलाकातें जो कि दो खवातीन के साथ हुई है। वो कौन सी खवातीन है और उन मुलाकातों में क्या हुआ, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की जो मुश्किलात हैं वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो अक्सर कहते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं अपनी सितारों की ज़बान में कि सरसती आई हुई है, बिल्कुल शनि आ गया है परवेज़ इलाही साहब की कुंडली में। और इसकी क्या तफसीलात है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इमरान खान साहब की कुछ डिमांड्स सामने आई। ये वो डिमांड्स हैं जिनकी तरफ पिछले दिनों इशारा करते रहे हैं परवेज़ खटक साहब। अब वो जो इशारे किनारे हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद खुल रहे हैं। इमरान खान साहब की जो डिमांड्स थी जो कि रिजेक्ट हुई, वो क्या डिमांड्स थी और किसने रिजेक्ट की, इसकी भी कहानी मैंने आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दो अहम बैठकों की। 2 दिनों में 2 अहम बैठकें हुई, और ये बैठकें जो हुई, ये जो इजलास हुए, ये अपेरेंटली बादियों नज़र में तो मेरे और आप जैसे लोगों के लिए हुए थे कि कुछ आवाम का करते हैं, कुछ बिजली का करते हैं। पता क्या, फ्रैंकली आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बात करनी चाहिए ना, वो आवाम के हालात की करनी चाहिए। और आप लोग अक्सर ये मुझे कहते भी हैं कि मैं महंगाई का जिक्र करूं, मैं बिजली का जिक्र करूं, मैं गैस की प्राइसेस का जिक्र करूं, पेट्रोल जिस तरह महंगा हो रहा है मैं उसका जिक्र करूं, और मैं उसका जिक्र करना भी चाहती हूँ। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम उन कल्प्रिट का जिक्र, उन गुनाहगारों का जिक्र क्यों ना करें जिन्होंने पाकिस्तान को इस लेवल पर पहुंचा दिया है। और इसमें सब शामिल है, इसमें सब शामिल है, सियासतदान, इदारे, अदलिया, हर कोई। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि किसी का रोल इसमें ज़्यादा रहा है, किसी का कम रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल जिसका चीख चीख कर सामने आया है ना, वो इमरान खान है, जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं। इन्होंने इस मौजूदा हुकूमत को, जो कि निगरान हुकूमत है, उसको इतना बुरा फंसा दिया है कि पीडीएम ने अपनी सियासत कुर्बान करके भी जो रियासत बचाने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी अवाम की सुनी नहीं गई। अब जो 2 बैठकें हुई हैं उसके अंदर उम्मीद तो ये की जा रही थी, एटलीस्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, हमारी जितनी भी निगरान सेटअप है, जितने भी लोग अब बैठे हैं, कुछ तो रिलीफ निकालेंगे आवाम के लिए। लेकिन रिलीफ नहीं निकला, तकलीफ आवाम की अपनी जगह पे बरकरार है, बल्कि मजीद आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा होने वाली है। जो बिजली का पर यूनिट है वो 50 से ऊपर चला गया है, मतलब आप सोचें। और अब ये बिजली मजीद महंगी होनी है, लोग अपने बिलों को आग लगा रहे हैं। मैंने आपसे कल भी इस बारे में बात की थी, मैं आज भी करूंगी, मैं रोजाना लगातार करती रहूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कि ये सब क्यों हुआ। क्योंकि इमरान खान जैसे इनकॉम्पिटेंट शख्स इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ फ्लॉप हुआ, बल्कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली को ले डूबा। तो इनके गुनाहगारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रियासतें ऐसे ही बनती हैं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं। अगर 9 मई के वाकयात में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त फैसले होने चाहिए, जो कि बिल्कुल होने चाहिए, तो इन लोगों के खिलाफ भी सख्त फैसले होने चाहिए जिन्होंने मेरे, आपके, हम सब के पेट पर लात मारी है, रोजगार के मौके छीने, महंगाई को जो है वो बढ़ाया है और लगातार उसको बढ़ाते चले गए हैं। तो इन 2 बैठकों को इतनी बुरी तरह से फंसा कर गए हैं, इन दोनों हुकूमतों को, पीडीएम की हुकूमत को भी, निगरान हुकूमत को भी, कि इन दोनों बैठकों के अंदर भी कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ ये निकला ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ क्या है, IMF से बात करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और या फिर ये है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो अपने बिलों की किस्तें करा ले। इसके अलावा कुछ ठोस नजर नहीं आया, क्योंकि इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब अच्छे खासे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जादूगर थोड़ी हैं कि एक जादू की छड़ी घुमाएंगे और जितना गंद सबसे ज्यादा जो इमरान खान साहब की हुकूमत में फैलाया गया है अवाम के लिए महंगाई के हवाले से, उसको एक जादू की छड़ी घुमा करके खत्म कर देंगे। और वैसे भी निगरान हुकूमत के पास इख्तियार ही कितने होते हैं। एनीवेज, इस बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। तमाम जितने भी लोगों को फ्री जो मरात मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं,
جو بھی الاؤنسز ملتے ہیں اس اسپیسیفک طبقے سے وہ الاؤنسز وہ مرات لینی چاہیے. میرے خیال سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہیش ٹیگ یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے, کیونکہ اس مشکل وقت میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہی اس کا بوجھ کیوں اٹھائے. کچھ امیروں کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے, کچھ بابوؤں کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے. تو یہ بات ہم لگاتار اس پلیٹ فارم سے اور ہر پلیٹ فارم پہ جہاں جہاں بھی میں اپنی آواز اٹھا رہی ہوں میں ضرور اٹھاؤں گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. جب میں یہاں پہ بار بار عمران خان صاحب کی بات کرتی ہوں نا, وہ میں اس لیے بھی کرتی ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ فکر نہیں تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کہ پاکستان کا کیا ہوگا, عوام کا کیا ہوگا. وہ تو چاہتے تھے کہ بھئی پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. وہ تو چاہتے تھے کہ چاہے اللہ معاف کرے توبہ نعوذ باللہ بم گرانا پڑے, پاکستان کے ٹکڑے کر دیں آپ. عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے تو کیا ہو گیا, وہ تو اس نہج پر پہنچ چکے تھے. لیکن جو بار بار ان کے لوگ اشارے کرتے ہیں اس کی آہستہ آہستہ کڑیاں کھلتی ہیں, کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ ان باتوں کی کیا اہمیت تھی اور ایگزیکٹلی وہ باتیں کیا تھیں. جیسے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پر بقول پرویز خٹک صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک تحریک شروع کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا دیں, اس کو بیک فٹ پر لے کر جائیں. اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ ڈیمانڈز رکھی. یہ ڈیمانڈز انہوں نے عارف الوی کے تھرو آرمی چیف صاحب کو پہنچائی, جنرل عاصم منیر کو. اور جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کا اتنا زبردست جواب دیا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ والا جواب جو ہے نا, اگر ہمارے سیاستدان ہمارے وزیر اعظم دیں تو کیا ہی بات ہو. سنیے گا کہانی. عمران خان صاحب نے پاکستان کی فکر نہیں کی, اپنے لوگوں کی فکر نہیں کی. انہوں نے فکر اس چیز کی کہ انہوں نے عارف الوی صاحب کو کہا کہ جنرل عاصم منیر کو اپنی نیوٹرالٹی, کیا کہ وہ کسی کی طرف نہیں ہے, نہ وہ نون لیگ کی طرف ہے, نہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے, وہ پاکستان کی طرف ہے اور وہ عمران خان کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ ثابت کرنی پڑے گی. اور وہ ثابت کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دیں. جنرل عاصم منیر صاحب, جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا, عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ڈی جی سی, جن کو وہ ڈرٹی ہیری بھی کہتے ہیں, ان کو ہٹا دیں. اس کے علاوہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جتنے بھی جو سیکٹر کمانڈرز ہیں جو ان کے عہدوں پر فائز ہیں ان کو ہٹا دیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ عارف الوی صاحب نے, صدر پاکستان نے یہ بات پہنچائی بھی, آرمی چیف تک پہنچائی, جی ایچ کیو تک پہنچائی. اور میں تو اس خبر کے لیک آؤٹ ہونے کے بعد جیسے خبر یہ آئی ہے, میں تو اس بات پہ حیران بھی ہوں کہ یہاں پر بھی آرمی چیف صاحب نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور جی ایچ کیو نے بڑے ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا, صبر کا بیسیکلی مظاہرہ کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈنری نہیں کیا. فوج ہے, کر سکتی ہے, فوج کا ایک ماضی ہے, ہمیشہ کرتی آئی ہے. زیادہ دور نہ جائیں, 2018 میں 2017 میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ کس کے کہنے پر ہوا, کس کی ایما پہ ہوا. جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ کس کے کہنے پر اور کس کی ایما پہ لانچ ہوا. لیکن جنرل عاصم منیر نے دل جیت لیا قسم سے. جنرل عاصم منیر نے پتہ کیا کہا, جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ڈیمانڈ ریجیکٹڈ, سیدھی سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, ادارے میں کون کب کہاں کس طرح رہے گا یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کوئی دوسرا نہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا تھا, نہ ڈیسائیڈ کرے گا, اور نہ ہم آگے اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں گے. مزہ آیا نا. مجھے یہ والی چیز, یہ والا جو ایک کمانڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ مجھے اپنے ملک کے وزیر اعظم میں بھی چاہیے, کوئی بھی ہو چاہے وہ, کہ وزیر اعظم بھی ڈٹ کر یہ کہے کہ ہم صرف اور صرف عوام کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے عوام سب سے محترم ہے. عوام اگر چاہے گی تو وزارت عظمیٰ میں تبدیلی آئے گی, عوام اگر چاہے گی تو پارلیمنٹ میں تبدیلی آئے گی, کسی دوسرے یا تیسرے کے کہنے سے نہیں آئے گی, کسی سپریم کورٹ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے نہیں آئے گی. جس طرح جنرل عاصم منیر نے دل جیتا, اسی طرح کاش کوئی پاکستان کا وزیر اعظم ایسا آئے کہ وہ ہمارے دل جیت لے. اینی ویز جی, یہ تو ڈیمانڈ ہوئی عمران خان صاحب کی ریجیکٹ. اب آ جائیں جی عمران خان صاحب کی دو اہم ملاقاتوں پر, جو دو خواتین کے ساتھ ہوئی. عمران خان صاحب کی خواتین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ان میں ایک بشرا بی بی ہیں اور ایک ان کی بہن ہے. لیکن مزے کی بات اور خبر یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ایک ساتھ نہیں ہوئی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب جیل کے اندر کوئی
फैमिली मेंबर्स का डे हो, जैसे कि इमरान खान के केस में मुलाकात करने का फैमिली मेंबर से जो दिन है वो मंगल का है, वकला से मुलाकात करने का जो दिन है वो जुमेरात का है, राइट। तो जब, या ऑफिशियल मुलाकातों का दिन जुमेरात का है, लीगल टीम से मुलाकातों का दिन, टेक इट द वे यू वांट इट। अब जब रिश्तेदार जाते हैं तो जाहिर सी बात है इकट्ठे जाते हैं। आप किसी से मिलने जाएंगे, अगर आपका कोई भाई है या कोई क्लोज रिलेटिव है तो आपकी यही कोशिश होगी ना, चले सब इकट्ठे मिल के जाते हैं। लेकिन बुशरा बीबी से इमरान खान साहब ने मुलाकात अलग की। बुशरा बीबी अलग कारवां के जरिए, या क्या कहते हैं कैरावान, या 2-3 गाड़ियां आगे पीछे, या उसमें इमरान खान साहब से मुलाकात करने गई मंगल की शब, और उनकी बहन जो है वो अलग से गई, और उनके बीच में जो मुलाकातों का जो डिफरेंस था वो कोई 40-45 मिनट का वक्फा था, इससे ज़्यादा नहीं था। मुलाकातें इकट्ठी भी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी से कुछ सर्टन लेवल तक की बात करते हैं और अपनी बहन से कुछ सर्टन लेवल तक की बात करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बुशरा बीबी से उन्होंने सर्टन बातें डिस्कस करनी होती, जैसे कि बुशरा बीबी से कुछ तावीज़ गंडे लेने हैं, कुछ टिप्स लेनी है, किस टाइम पर क्या करना है, आज उल्टा सोना है कि आज सीधा सोना है, आज पाँव मशरिक की तरफ करके सोना है या मगरिब की तरफ करके सोना है, आज सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना है या उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना है। और जो इमरान खान साहब की जो बहन है, उनका ऑफ कोर्स किसी भी बहन का इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। उनके साथ वो यही बातें करते हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ, टेंशन लेनी, बाहर जाके यही बोलें कि इमरान खान डट के खड़ा है और बस अब फौजियों को हमने बिल्कुल सही जवाब देना है, बस इसी किस्म की बातें। और ये इमरान खान साहब का वतीरा है। ऑक्सफोर्ड में गए थे, कुछ अच्छा तो सीख कर नहीं आए, बस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सीख करके आए, और यही पॉलिसी उन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क पर अपनाई है बल्कि अपनी पार्टी के अंदर और अब अपने खानदान के अंदर भी अपना रहे हैं। एकता, इकट्ठा करना खान साहब को नहीं आता, तोड़ना आता है, नफरत फैलानी आती है, और यही अपने खानदान में भी कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के अंदर भी डिफरेंट टीयर, 9 मई के वाकयात इस बात का सबूत है कि वो बैक वक्त 2, 3, 4 टीमें लेकर के चलते हैं। एक टीम से ये काम कराए, एक टीम से ये काम कराए, एक टीम से ये काम कराए, एक टीम से दंगा फसाद कराए, एक टीम से गाली गलौज कराए, समझ रहे हैं। इसी तरह फैमिली में भी वो फैमिली मेंबर्स को भी एक टास्क की तरह डील करते हैं। इसके थ्रू मोटिवेशनल स्पीकिंग के जो है वो चीज़ें लीक आउट करा दें बहनों के थ्रू कि जी मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ और लोगों को मोटिवेटेड रखना और ब्ला ब्ला ब्ला, और जो बेगम है और जो मुर्शद है उनके थ्रू जी इस्लामी टच भी दे दें और बता भी दें कि कुरान अंग्रेज़ी में पढ़ा है, उर्दू में। खैर मैं इस और मज़ीद इस्लामी टचों में जाती नहीं हूँ। तो 2 ख़वातीन के साथ 2 अहम मुलाकातें अलग अलग तरीके से की गई, राइट। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान साहब जहाँ इतने तरले मिनते कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, डिमांडें भी अब तो आ रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने आरिफ अलवी के थ्रू क्या क्या डिमांडें की है माजी में। ये तो अभी इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, अभी बहुत सामान, बहुत माल है जो बाहर निकल रहा है। वहीं पे इमरान खान साहब के जितने भी साथी हैं, और ख़ास तौर पे वो साथी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज थे, वो मुश्किल में हैं और मुश्किल में रहेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इतना वाज़ेह पैगाम इनको भेजा है। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, और जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। लेकिन एक बात मैं आपको हतमी बता दूं कि जल्द इमरान खान साहब के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर नहीं होते, ये दोस्ती जल्द होती हुई दिखाई नहीं देती। ये बात तो आप लिख लें। अब जरा बाकी लोग की बात करें। परवेज लाई साहब हैं, उनकी मुश्किल मजीद बढ़ गई है। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का मजीद कह दिया गया है, जो कि है अब 2 सितंबर, और 2 सितंबर तक जो है अब अगेन नैब जो है उनकी तिमाददारी करेगा, और नैब उनसे पूछेगा और मुश्किल सवाल पूछेगा और उनके पास जवाब होंगे नहीं। और इसलिए मैं कह रही हूँ मुश्किल सवाल, क्योंकि जवाब नहीं होंगे ना उनके। कौन से सवाल हैं? ये जो तरक्याती मंसूबे लगाए थे पंजाब के अंदर, इसकी जो रिश्वतें ली हैं, जो किकबैक्स लिए हैं। अब बाप की मुश्किल बढ़ती चली जा रही है, वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। करप्शन के पहाड़ जो इन बाप और बेटे ने तोड़े थे, कौन से? वो ही स्पेन वाले, उसके अंदर बाप को तन्हा छोड़ के चले गए। जिस्मानी रिमांड भी मिल रहे हैं, दिन आगे से आगे जा रहे हैं, लेकिन स्पेन से एक मशकूक और मखसूस शख्स की आमद नहीं हो पा रही। मतलब अगर ढीठों का सरगना कोई होना
تو وہ یہ ہو، یہ ایوارڈ ان کو جانا چاہیے. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.